हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे सी सेट के बारे में। बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हैं मुझे जो सी सेट से बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम पे जहाँ पे सी सेट उसका पार्ट है, और अगर आप फील करते हो कि यू हैव सम ड्राई सेक्शन इन दैट, तो आपको सी सेट के बारे में कंसर्न होना पड़ेगा। स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, देन आपको ये चीज़ बहुत इंटेंशनली सोचना है और इंटेंसली भी सोचना है कि सी सेट को किस तरीके से हमें क्लियर करना है। ठीक है, देखो, इवन दो आपका बैकग्राउंड कुछ भी है, ये कोई मैटर नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सपोर्ट मिलता है, नो डाउट इन दैट। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, ठीक है, तो आपको सपोर्ट तो मिलेगा, नो डाउट इन दैट। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या फिर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो आप इसको टैकल नहीं कर सकते हो। देखो, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज इस एग्जाम में आपको इंटर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप अभी मार्क्स देख लो। मैंने कुछ मार्कशीट देखे ऐसे जहाँ पे 124 मार्क्स इन प्रीलिम्स पेपर 1, उसके बाद सी सेट फेल है वो। ठीक है, 120 मार्क्स इन पेपर 1 एंड प्रीलिम्स सी सेट फेल। तो अब इससे क्या हो रहा है, आप ओवरऑल कट ऑफ को अगर चेक करोगे तो आपको ये दिखेगा कि कम मार्क्स, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम जा रहा है। मतलब यूपीएससी के हिस्ट्री में सबसे कम कट ऑफ अभी जा रहा है। इसका ये रीज़न नहीं है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ बन रहा है, इसका ये रीज़न है कि एक फिल्टरिंग बैरियर है जो कि सी सेट है, जो आपको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। मतलब जो अच्छे बच्चे ह्यूमैनिटीज़ के हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ में काफ़ी अच्छा कर सकते थे या कर सकते हैं, वो बाहर हो जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। या तो आप इसको चेंज करवा दो, जो कि अभी आपके हाथ में नहीं है, या फिर आप इस पर काम करो। ठीक है, मैंने ये देखा है बहुतों को बोलते हुए कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी जो ये पूछ रहे हैं, लास्ट 22 और 23 में लगभग 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो जा रहा है। मतलब जो उन्होंने मेंशन किया है सिलेबस में, उससे बाहर चला जा रहा है। ठीक है, तो यूपीएससी इस पर क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में है और हम इसको पूछेंगे और आगे भी पूछेंगे। ठीक है, बात यहाँ पर ये आ जा रही है ना कि आपको पेपर में मात्र 66, मान लो 68 मार्क्स लाना है। ठीक है, आप उस पे एडमेंट नहीं हो जिस चीज़ों को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप अगर पेपर को अच्छे तरीके से देखोगे, अच्छे तरीके से रीड करोगे, तो आप आराम से इजीली, अगर आप चाहोगे तो कंफर्टेबली 68-67 मार्क्स निकाल के ले जा सकते हो। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे या फिर आपको लगेगा कि ये सेक्शन तो मेरे से हो ही जाता है, इसको मैं छोड़ के जाता हूँ या जाती हूँ, या फिर इसको ऐसे देख लेंगे कैजुअली, तो हो सकता है आप इवन आपके जीएस पेपर में 120 प्लस मार्क्स हो, फिर भी आप सी सेट में फेल होंगे और आप फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। ठीक है, ये फैक्ट है और ऐसा होते आ रहा है। मैं इस वीडियो में सी सेट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करूंगा और वी विल टॉक अबाउट मोर। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक ओशवाल पब्लिकेशन की एक बुक है, PYQ खास करके, और भी कुछ बुक्स हैं जिसके बारे में मैं अभी गो थ्रू किया, तो मुझे लगा कि उस कंटेंट में मुझे बताना चाहिए। ओशवाल बुक्स के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। देखो, किसी भी बुक का अगर आप बेसिक कोर समझना चाहते हो किसी भी एग्जाम का, या फिर वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या कोई भी एग्जाम हो, आपको जो बेस्ड एंड फॉरमोस्ट चीज़, आपको जो बेसिक जो भी कंफर्मेशन देगा उस एग्ज़ाम के बारे में, या फिर कुछ समझाएगा आपको कि हाँ, ये टॉपिक्स करोगे तो इस तरीके से आप इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हो, तो उसके लिए आपको बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पे जाना पड़ेगा। ठीक है, PYQ जो सबसे बेस्ट सोर्स होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक है, अब देखो, मैं इस बुक के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ओशवाल बुक्स पे अब जाओगे, इसमें PYQs का मुझे सबसे अच्छा ये लगा, देखो इसमें ना टॉपिक वाइज कंटेंट तो है ही, जैसे साइंस एंड टेक में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, करंट अफेयर्स एंड जो भी सी सेट वाला पोर्शन है, सबसे अच्छी चीज़ है। देखो, इसमें देख तो ट्रेंड एनालिसिस आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइंड है। फिर जब आप इसके कंटेंट पे जाओगे, मेन कंटेंट मैटर करता है, किसी भी बुक में आप कंटेंट को देखोगे तो उसकी कंटेंट में भी अब PYQs है, तो ये तो आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, लेकिन सेग्रीगेटेड यहाँ मिल जाएगी। बट इसकी एक्सप्लेनेशन पार्ट देखोगे तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, ये कंसर्न हुआ, एक्सप्लेनेशन पार्ट इसके काफ़ी डिटेल्ड है, आप इस पर रिलाई कर सकते हो। अगर आपको ये बुक लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से बाई कर सकते हो। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप देखोगे स्टेट पीसीएस की भी इन्होंने एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई करके डाला है, ये आप यूपीएससी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसमें भी आपको टॉपिक वाइज, क्लास वाइज मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है, क्लास 6, 7, 8, 10th, 11th एंड 12th की बुक्स को इन्होंने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर दिया है, और उससे आप आराम से इजीली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, जैसे देख लो द अर्थ इन द सोलर सिस्टम दे रखा है, क्लियर है। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, पहले मॉडरेट लेवल का, फिर एडवांस लेवल का, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इसमें इनकलकेट किया गया है। एक्सप्लेनेशंस भी डिटेल में है, आप यहाँ से बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, ये हुआ।
तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इस बुक के बारे में देख सकते हो। अगर आपको लेना है तो आप लिंक से, यूपीएससी पीवाईक्यूज की तो आपको लेनी चाहिए। अगर आपके पास अभी अभी आप चाहते हो कि कोई बुक्स अगर आप परचेज करना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो यूपीएससी पीवाईक्यूज अच्छी कंटेंट है, तो आप एक बार रेफर कर लेना। अगर लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने सबसे प्रायर टॉपिक जो सीसेट के बारे में बात करते हैं उसके बारे में। देखो, सबसे सिंपल चीज़ ये रखना है ना कि पहले ये समझो कि आपको उस एग्ज़ाम में ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपको बहुत परेशान कर रही हैं, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि आपको ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं उस एग्ज़ाम में, उसको पहले पकड़ना है, ठीक है। जैसे मान लो, अगर मान लो मेरी बात करते हैं, तो अगर मुझे एंशिएंट हिस्ट्री का कोई एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे मुझे वो चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो मुझे उस चीज़ों पे ज़्यादा एफर्ट लगाना है। ये चीज़ तो आपको दिमाग में होना चाहिए हमेशा। दूसरी चीज़ें ये हैं कि ये फियर निकाल देना है कि यार आईएम वाले बंदे, आईआईटी वाले बंदे ये ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि इनकी ऑलरेडी टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैंने अगर मैं मान लो 3 से 4 बार गेट क्वालिफाइड हूँ तो आई कैन डू बेटर देन यू। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन परसेंटेज, फिर नॉर्मल क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चंस, कैलेंडर, क्लॉक्स, ये नहीं बनने चाहिए आपसे। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में 120 नंबर ले आ रहे हो, 134 नंबर ले आ रहे हो, क्वालिफाई कर जा रहे हो, तो आपके पास इतना तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप आराम से 66, 67, 68 मार्क्स ले आओ आउट ऑफ 200, ठीक है। इवन दो पेपर बहुत ज़्यादा टफ पूछे, ठीक है, आप ओवरऑल पेपर को देखोगे ना तो आपको, देखो मैं ये मानता हूँ कि 25% क्वेश्चन बहुत टफ रहेगा, ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन हमें 25% क्वेश्चन लेके जाना है, 100% क्वेश्चन तो करने नहीं है, ठीक है। और ये एकदम मैं जेन्युइन बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ मतलब ऐसा कि मैं आपको कंसोल कर रहा हूँ या फिर ऐसे वैसे। आप खुद सोचो, जो टॉपिक्स होते हैं कॉमन, उस कॉमन टॉपिक्स को आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जरूरी नहीं है, देखो हर लोगों को ये जरूरी थोड़ी है कि एनसीआर, एनपीआर मतलब परमुटेशन, कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, बट बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है, आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बहुत अच्छी मेहनत करके जा रहे हो, 200-300 क्वेश्चन लगा के जा रहे हो, आपकी अच्छी सी ग्रिप है, आप अच्छा कर लोगे। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि आप प्रोबेबिलिटी पे आप उस तरीके से इमेजिनेटिव अप्रोच नहीं लगा पा रहे हो, नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि आपकी जो बेसिक्स थी, फंडामेंटल थी, उस तरीके की नहीं है। तो ये जरूरी थोड़ी है कि उसको उस पर हमको एक्सपर्ट बन के जाना है, नहीं। हमें इतना पता होना चाहिए कि बेसिक चीज़ें करते कैसे हैं, बेस थ्योरम क्या होता है, बेसिक प्रोबेबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को किस तरीके से प्रोबेबिलिटी के टर्म में यूज़ कर लेते हैं, अरेंजमेंट्स क्या होता है, फिर किस तरीके का चीज़ है, ठीक है। बेसिक्स तो पता होना चाहिए। अगर आप इस चीज़ में कैपेबल हो, जीएस में आराम से आप क्वालिफाई कर जा रहे हो, तो इजीली इसमें भी कर जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। पहले तो इसी चीज़, सबसे पहला काम तो आपको यही करना पड़ेगा, आपको जो ये फियर फैक्टर है ना, और ये फियर बहुत ज़्यादा, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि फैलाया भी जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि पेपर कुछ, मान लो 25% पेपर टफ है, ठीक है, 25% पेपर टफ है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस 25% का पेपर पूरा का पूरा एफर्ट पूरे पेपर पे दिख जाता है, तो इससे क्वालिफाई नहीं होते बच्चे। बहुत अच्छा करने के बाद भी, मतलब आप समझो 134 मार्क्स बहुत अच्छा होता है जीएस में, लेकिन सीसेट में फेल कर जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, ठीक है। इस पे पूरा का पूरा अप्रोच रखना और मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात कर लेते हैं। टॉपिक वाइज अगर नंबर की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एबिलिटी फ्रॉम 2011 से 2023 की बात कर लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल आईएसपी सिंप्लीफाइड पे, उस पर जुड़ जाना। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो नंबर सिस्टम की बात करेंगे। देखो 11 से 15 तक नल रहा है, कुछ भी नहीं। 2016 में 2 क्वेश्चन, 17 में 3 क्वेश्चन, लेकिन हमें अभी देखो, अभी हमें ध्यान रखना है 18 से 23 का थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, पीवाईक्यूज एनालिसिस करना है, पीवाईक्यूज एनालिसिस करना है, फिर टॉपिक वाइज उस पर ब्रेनस्टॉर्म करना है। जैसे मान लो आप सुबह से पढ़ रहे हो इकोनॉमी की फिस्कल पॉलिसी पढ़ लिया, ठीक है, चलो दिन भर टाइम दे दिया उस पर। फिर ज्योग्राफी कुछ टॉपिक रिवाइज कर लिए, उसके बीच में इकोनॉमी और ज्योग्राफी के बीच में मन कर रहा है चलो यार कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन लगा लेते हैं, कुछ एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चन लगा लेते हैं, कहीं से कुछ क्लॉक्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कहीं से बोर्ड्स एंड स्ट्रीम को समझ लेते हैं, कहीं से परसेंटेज रेशियो को देख लेते हैं। देखो हर एक चीज़ अवेलेबल है, बहुत अच्छे क्वांटिटी में, बहुत अच्छे क्वालिटी में भी, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं करो। पहले ही फियर है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। देखो हमारे इंजीनियरिंग में ना, जैसे मेरे इलेक्ट्रिकल ब्रांच, उसमें एक पेपर होता है, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होता है। अगर इसी वाले होंगे तो जानते होंगे। ईएमटी थोड़ा खास करके बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होता है, तो गेट पे क्या होता है 1 मार्क्स का पूछता था वो। मैंने ऐसे भी देखा है, ठीक है, मैंने ऐसे भी देखा कि बच्चे इस 1 मार्क्स के लिए उस पेपर को टफ मानते हैं, हाँ वो पेपर को एज ए चैलेंज ले लेते हैं और फालतू का उस पर पूरी 4-5 महीने बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप पहले बेसिक अप्रोच को रखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन समझो, ट्रेंड समझो कि कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको डील करेंगे, ठीक है। चलिए, मेरा यही मोटिव है। देखो मैं देखा हूँ बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसमें यार सीसेट समझ नहीं आ रहा है, कैसे करूँ, तो उसका ये अप्रोच है, ठीक है, कि आपको पहले तो अस्थिर होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हाँ ठीक है, अब जो आ रहा है वो आएगा, आपके लिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं करने वाले हैं कोई। मैं मानता हूँ इनइक्वालिटी है, बिल्कुल है, क्योंकि देखो
जो चीज़ें मान लो मेरी बेसिक फंडामेंटल है, मान लो इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, ठीक है, मैं उस पर अच्छे से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस पर लगातार 5 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन कोई किसी बंदे या किसी को भी आप अभी उसको रिसेंट ट्रेंड में डालोगे तो उनके लिए वो टफ हो जाता है, सीखना थोड़ा लर्न अनलर्न का प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन हाँ, ये नहीं होता कि भाई इंपॉसिबल है, बहुत ज़्यादा टफ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एक फियर फैक्टर है जो कि खासकर फैलाया भी जाता है, और कुछ चीज़ें होती भी हैं जो आपको फियर, देखो पहले सबसे पहले फियर आती है, उसके बाद आप लीप ऑफ लेते हो, समझे। पहले अगर लीप लोगे फिर बाद में फियर की सोचोगे नहीं तो अच्छा कर लोगे। तो देखो नंबर सिस्टम में देखते हैं सबसे पहले। देखो तो अगर हम लोग बात करें 2020 में 13 क्वेश्चन आया, 2020 में 13 क्वेश्चन आया, 2019 में 7 क्वेश्चन आया ना। 2019 के बाद जिन्होंने भी एग्जाम को देने की अप्रोच की होगी वो नंबर सिस्टम पे टूट के पढ़ाई किए होंगे, क्योंकि उनको पता चल गया ना कि हाँ देखो 7 क्वेश्चन चला जा रहा है तो मेरे लिए बात बन सकती है, ठीक है, अच्छी चीजें, अच्छी कंटेंट आ रही है, मैं इस पे काम कर सकता हूं या कर सकती हूं, क्योंकि नंबर सिस्टम कर सकते हो आप, कोई बहुत बड़ा बहुत ज्यादा ही आपको बर्डन फील नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 2021 में 7 क्वेश्चन, 2022 में 8 क्वेश्चन, 2023 में 13 क्वेश्चन, अगर आप इसकी एवरेज निकालते हो 7 से 8 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो ट्रेंड बहुत हाइपर चेंज कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, यूपीएससी यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, लेकिन हाँ अब इस ट्रेंड को देख के आप ये फील कर सकते हो हाँ ठीक है आएगा ही आएगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम को अच्छा कर लेंगे। अब नंबर सिस्टम में मुझे एक बात बताओ, नंबर सिस्टम में अगर आप अच्छे तमीज से करने बैठते हो तो इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा फिजिक्स में आपको पीएचडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बेसिक्स है, ठीक है। सीजीएल की कर लो, बहुत होता है थोड़े से एडवांस लेवल पे चले जाओ, उससे भी बहुत मन नहीं करता है, अगर लगता है कि हाँ ठीक है अब मजा आ रहा है थोड़ा सा कैट वैट की लगा लो, लेकिन वो भी जरूरी नहीं है अगर आपने बेसिक्स क्लियर रखोगे तो, ठीक है। एवरेज की देख लो, पहले 1 क्वेश्चन के एवरेज रहते थे, फिर 2 4 2 2 2, मतलब इसके एवरेज मान लो 2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे एवरेजेस पे। और आप खुद सोचना, खुद से पूछना कि एवरेज की अगर क्वेश्चंस होते हैं क्या वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, नहीं होते तो आप इसको टैकल कर सकते हो इजीली। परसेंटेज एंड रेशियो की बात कर लेते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 2023 में तो 0 क्वेश्चन था, लेकिन 2024 में क्वेश्चन रहेंगे इस पे, बिल्कुल रहेंगे, और ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन वैरी करेगा, ठीक है। आप एवरेज देख सकते हो, 18 में 2, 19 में 7, 20 में 6, 21 में 6, 22 में 4 और 23 में 0, ठीक है। रेशियो मिक्सचर की देख लो तो इसी तरीके से लगभग एक क्वेश्चन पूछा गया है। ओवरऑल अगर 5 क्वेश्चन है 2011-2023 में तो आप मिक्सचर पे थोड़ा बहुत काम करके छोड़ के निकल सकते हो, ठीक है। अब देखो लीनियर इक्वेशंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है, इस पर अगर काम किया जाए तमीज से 2-4-5 घंटे 2-3 टर्म में लगाओगे तो बन सकता है इस पर काम। तो ओवरऑल देखो 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, ओवरऑल 6 क्वेश्चन आएगा, मिनिमम 6 क्वेश्चन आने वाला है इससे, तो इस पर अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट देखो ना के बराबर क्वेश्चन आ रहा है, अभी तक सिर्फ 2 क्वेश्चन आया है, तो अगर आप इसको लास्ट में भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं लास्ट में नीचे रख दूंगा प्रायोरिटी लिस्ट में। हालांकि कुछ बहुत बड़ा डील नहीं है पढ़ने का, हो सकता है अगले एग्जाम में ज़्यादा दिखे, लेकिन अभी तक के कॉम्पोनेंट में आप इसको लास्ट में रख दो, ठीक है। देखो ये सब क्यों होता है ना, प्रायोरिटी एनालिसिस, पीवाईक्यू रीडिंग, ये सब सिर्फ किस लिए होता है, ये सब होता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। आप खुद सोचो ना, 124 मार्क्स कोई लेके आ रहा है, कोई स्टूडेंट, कोई एस्पिरेंट्स है, तो सोचो उसकी बिल्ड पावर कितनी होगी, वो कितना मेहनत किया होगा, समझ रहे हो। यूपीएससी सिलेबस में 124 मार्क्स जीएस में लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, अच्छी बात होती है, बहुत मेहनत पे आते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर वो सीसेट में फेल हो जा रहा है तो समझ लो कितना ज़्यादा पीछे, और ये एग्जाम्पल नहीं है, इससे ज़्यादा भी मार्क्स वाले ऐसे हैं बहुत सारे, ठीक है। चलिए, अगर आपके साथ कोई ऐसा केस है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके अपने बारे में शेयर कर सकते हो, तो अगर मान लो किसी से कोई ओपिनियन निकलता है तो मैं भी उसको फिर से फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ देख लो, 1 क्वेश्चन बनता है, आप इसको आसान भी होता है, आराम से देख सकते हो। सेट थ्योरी सेट्स देख सकते हो, सेट्स में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी इस बीच में, तो आप इसको सबसे लास्ट में बॉटम पे ले जाना, बॉटम पे आप इसको इग्नोर भी मार देना, ठीक है। अब देखो रहा बात, पहले रोना चालू कर दो परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी की, ये हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, ऐसे जा रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन क्लास 10th के लेवल की नहीं है, फिर ये अरुण शर्मा की बुक में इससे एक लैंग्वेज मैच कर गया तो ये क्वेश्चन आने वाला है, पार्शियलिटी है, ये है वो है, अब ये सोचने के समय नहीं है, ठीक है। आप जब स्टार्ट कर रहे थे तो सोचते तो समझ में आता, लेकिन अभी ये सोचने की जरूरत नहीं है, आप इसको होल्ड पे रखो। 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछा है तो आप इसको होल्ड पे रखो अभी। हाँ, मैं मानता हूँ कि कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये आपको बाहर की तरफ ले जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। एक टॉपिक कभी भी आपको बाहर की तरफ नहीं ले जाएगा, सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर में, कभी नहीं, ठीक है। डीआई सीक्वेंसिंग सीरीज देख लो, नॉर्मल सीक्वेंसिंग सीरीज देखना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, थीम और बेस हमेशा पीवाईक्यूज होना ही चाहिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब तो यार देखो, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या फिर इतने सारे सोर्सेस हैं जिन्होंने क्या किया है, टॉपिक वाइज, टॉपिक के बाद बॉक्स बना के उसकी एक्सप्लेनेशन सीरीज बनाने के बाद भी क्या, उसके बाद उस टॉपिक में एनालिसिस करके उसके ऑप्शंस पे भी बहुत सारे डिकोडिंग है, तो ऐसे बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। तो आप एनालिसिस पे जाओ, उसको
चीज़ों को सीखो और धीरे धीरे समय दे करके सीख लो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। फिर कैलेंडर से देखो, एक क्वेश्चन आपको ऑन एन एवरेज दिख रहा है तो आराम से करना, आसान क्वेश्चन है। क्लॉक देख लो, क्लॉक में एक एक क्वेश्चन बीच में आ रहा है। और देखो यार, क्लॉक तो एक इंटरेस्टिंग खेल है, मतलब एंगल निकालना दो आर्म के बीच का। अगर मान लो आर्म के लेंथ को मैं थोड़ा सा इलोंगेट कर देता हूँ, एरर्स ला देता हूँ, तो क्या चेंज पड़ेगा पूरे के पूरे इफेक्ट पे। आज इतना बजे इतनी एंगल बना रहा था तो कल उसकी जस्ट मिरर इमेज पे क्या बनेगा, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया। बहुत ही इजी बनता है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनता है क्लॉक पे। तो आप पूछोगे एक क्वेश्चन आता है तो पढ़ लो ना यार, क्या दिक्कत है। एक आता है लेकिन आप इससे चीज़ों से सीखोगे और मज़ा भी तो आएगा। क्लॉक पढ़ने में कौन सा डिफिकल्टीज आएगा। अब मैं ये नहीं मानता हूँ कि आपकी कितनी भी बैकग्राउंड ऑफ कॉमर्स के हो या किसी भी चीज़ के हो, या फिर आप आर्ट्स पढ़ के आए हो, फिर भी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक न्यूमेरेसी हैं। हाँ, आपके अंदर फियर है कि हाँ ये नहीं हो पाएगा मेरे से, कैसे हो पाएगा, क्योंकि मैंने आज तक किया ही नहीं है, ये फियर है, तब तो आप फेल करने वाले हो, ठीक है। ये फियर को पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर वर्क टाइम को देखोगे, एक क्वेश्चन रहता है, आसान क्वेश्चन बनता है। टाइम एंड डिस्टेंस से देख लो, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तो लगभग एवरेज आप समझ लो 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। बोर्ड सिस्टम से एक क्वेश्चन आया तो इसको आप भी नीचे रख सकते हो। ज्योमेट्रिकल एंड डायग्राम से देखो, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। बेसिक्स डायग्राम्स एंड ज्योमेट्री को समझना, PYQs बेसिस पे जाना, पॉलीगन जो भी पूछता है उस पर थोड़ा सा रिसर्च करना। रिसर्च करने के बाद 10-12 सीट लेना, E4 सीट, उस पर उसकी सारे फॉर्मूले लिख के अच्छे से तैयार कर लेना, कुछ क्वेश्चंस लगा लेना। जिसमें लगे डिफिकल्टीज आ रही है, जाकर के यूट्यूब पे सर्च करना, उस टॉपिक्स पे एक्सपर्टीज हासिल कर लेना, बस इतना ही करना है। क्वांटिटेटिव की बात कर लें, 18 में 41 क्वेश्चन, 19 में 38 क्वेश्चन, 20 में 43 क्वेश्चन, 21 में 41 क्वेश्चन, 22 में 41 क्वेश्चन, 23 में 42 क्वेश्चन। चलो आप कहते हो प्रायोरिटी, मान लो उसमें से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हटा देता हूँ तो 31 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। अब बताओ मुझे कहाँ इसमें आपको इफेक्ट पड़ रहा है प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन से? कुछ भी नहीं इफेक्ट पड़ रहा है, आप आराम से सोचो, ठीक है। चलो RC की बात कर लेते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो हमेशा एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट को याद रखना कि पहले ऑप्शंस पढ़ लेना, ठीक है। पहले ऑप्शंस को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ऑप्शंस जब अच्छे से पढ़ लोगे ना, मतलब जो भी दिया रहेगा नीचे का ऑप्शंस ABCD, उसके बाद आप रिवर्ट में जाना। कुछ ऑप्शंस में ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद फिर पैसेज में जाना, पैसेज में उसकी स्टेटमेंट खोजने की कोशिश करना, बनने की आराम से बन जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है। आराम से करोगे हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो ट्रेंड 26 मार्क्स, 30 मार्क्स, 25 मार्क्स, 27 मार्क्स, 27 मार्क्स। तो आप समझ रहे हो कहाँ आपको प्रोबेबिलिटी और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, या फिर कहाँ ऐसे मैथ्स जो कैट लेवल के पूछे जा रहे हैं वो आपको इफेक्ट करेगा? करेगा ही नहीं, आप पहले से फियर में हो। चलिए अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो देखो, डायरेक्शंस, इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, सैलोगिज्म, डाटा सफिशिएंसी, डिडक्टिव रीजनिंग, रैंकिंग, पजल्स, सेटिंग अरेंजमेंट्स, रिलेशनशिप्स, पजल, मल्टीपल करेक्शंस, ये सब क्वेश्चंस हैं। अब देखो अगर प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं, सबसे अगर प्रायोरिटी की बात करते हैं, डाटा सफिशिएंसी आप सबसे रख लेना टॉप पे। 5 क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में पूछा है, तो सबसे पहले इस पे अटैक करना, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। अटैक कैसे करेंगे? चलो मैंने बता दिया आपको कि डाटा सफिशिएंसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्या करना है, आपको PYQs खोलना है, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस देखने हैं। वैसे PYQs ले लो जिसमें टॉपिक वाइज हो, जैसे मैंने आपको अभी ओसवाल वर्क के बताया, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, या फिर बहुत सारे ऐसे बुक्स आते हैं जहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। फिर वहाँ जाकर के उस चीज़ों को, टॉपिक को देख लो, हाँ इस तरह की क्वेश्चन इस लेवल के पूछ रहे हैं, लेवल जस्टिफाई कर लो। उसके बाद उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन या मिड लेवल के क्वेश्चन जैसे पूछे जा रहे हैं उसे कर लो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रीजनिंग हो जाए। फिर सैलोगिज्म वाले टॉपिक पे आ जाओ, मतलब बहुत ही फन होता है सैलोगिज्म लगाना। मतलब अगर आपको टफ भी लगता है, आप सीखने की कोशिश करोगे तो आसान हो जाएगा। सैलोगिज्म में देख लो 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आता है, तो ये कर लेना सेकंड पॉइंट पे। उसके बाद डायरेक्शंस देख लेना, डायरेक्शन के क्वेश्चन को टफ तो बोल ही नहीं सकते हो, किया आ सकता है, ठीक है। डिकोडिंग रीजनिंग में आप देख लो, यहाँ से अब इसका ट्रेंड चला गया है, ठीक है, तो इसको सबसे लास्ट में रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोड़ के जाना, सबसे लास्ट में रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्रोच लेना, आपका काम आसान हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो रीजनिंग का थोड़ा तो कम हो गया है, जैसे 18 में 13, 12, 12, 12, 12, 11, पहले 32 और 25 क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, 18 और 23 भी पूछे जा चुके हैं, तो मैं एवरेज उसके 15 मान के चलता हूँ, ठीक है। तो आप देख लो, बहुत ज़्यादा जो फियर है आपके अंदर वो आपको आपकी इन चीज़ों को इफेक्ट नहीं डालेगा, अगर आप इसको कंप्रेसिवली समझोगे कि हाँ ठीक है, जो भी चीज़ें हैं जो मुझे इफेक्ट डाल सकता है वो इस तरीके से आएगा और इसको मुझे इस तरीके से डील करना है, ठीक है। मतलब अगर आप सोचोगे फियर फैक्टर पे, तब तो आप फंसोगे। अगर आप सोचोगे कि हमको सिर्फ 68, 69, 70 मार्क्स लाना है, तो आप निकल जाओगे, ठीक है। मार्क्स इतना कम जाने का रीजन सिर्फ यही है ना, आप देखो स्टैंडर्ड, देखो इससे ये नहीं हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मार्क्स कम जा रहा है प्रीलिम्स और मतलब प्रीलिम्स में या फिर मेंस में, ये हो रहा है ना कि क्वालिटी जो होते हैं, अब जैसे देख लो, जैसे IIT के बच्चे गए तो उनकी ह्यूमैनिटीज में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं होती, लेकिन देखो वो कैसे पढ़ लेते हैं सारी चीज़ों को। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे ऐसे
इंजीनियर्स होते हैं जिनको एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव का इन्फॉर्मेशन नहीं होता, पता नहीं होता स्टार्टिंग में, लेकिन वो करते हैं और फिर निकल जाते हैं आगे, क्योंकि उनको पता है किस तरीके से स्मार्टली पढ़ना है। कुछ चीज़ें जो उनकी बेसिक्स हैं वो सपोर्ट करती हैं, कुछ चीज़ें वैसी होती हैं जो वो खुद से ड्राइव करते हैं और भागते नहीं हैं, चीज़ों से भागते नहीं हैं, ये चीज़ तो समझ लो, ठीक है। मुझे आज अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है समझ में, तो मैं इसको पढ़ूंगा, मैं इसको डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ूंगा, मैं इसकी नोट्स बनाऊंगा, मैं इसको बार बार दिखूंगा, मैं उस वीडियो को रिपीट करूंगा, एक दिन में 2 बार देखूंगा, फिर अगले दिन 2 बार देखूंगा, फिर उसके अगले दिन 2 बार देखूंगा, और 10 दिन के अंदर इसको एकदम स्मूथ कर दूंगा, ठीक है। इसके ट्रिक्स देखूंगा, इसके बेसिस, इसके पीछे क्या बहुत सारे रीजन्स हैं उसको देखूंगा, ठीक है। तो ये है अबाउट सीसेट। घबराना नहीं है, सबसे पहली बात है, कुछ भी नहीं है। जीएस तैयार रखे हो, सीसेट पे थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, एग्जाम निकल जाएगा, प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस लिखोगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। स्मूथली भी चलोगे तो मिरेकल हो सकता है, ठीक है। फेल्स तो बहुत होते हैं, 5-5 इंटरव्यू देके हुए बैठे हैं, ठीक है, तो उससे कोई बात नहीं है, किस दिन आपका फैक्टर है। अगर आपको सीसेट रोक रहा है तब इस तरीके से फॉलो करो। दिस इज ऑल अबाउट सीसेट प्रिपरेशन, यू आर वाचिंग आईएएस सिंप्लीफाइड। अच्छा हाँ, टेस्ट सीरीज वाले, अब देखो टेस्ट सीरीज में बहुत ज़्यादा गैप कर दिया मैंने। रीज़न ये भी है, पहला रीज़न तो मैं आप पे ब्लेम करता हूँ कि आपने, बहुत सारे लोग उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आराम कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। सेकंड रीजन ये है कि कुछ थोड़ा सा मैं सेटबैक्स हुआ था, मतलब मेरे पर्सनल कुछ काम में, फिर मैं कुछ दिन बीमार भी रहा, उसके लिए वो रुक गया है। लेकिन मैं उसको स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही क्वालिटी के क्वेश्चंस फिर से स्टार्ट होंगे। जो इकोनॉमी पोर्शन चल रहा है और ज्योग्राफी पोर्शन अभी साथ चलेगा, उसके बाद पॉलिटी सेगमेंट और फिर इन्वायरमेंट सेगमेंट आएगा, ठीक है। उसको हम लोग फिनिश करेंगे बहुत जल्दी, फिर हम लोग इसको अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। पेशेंस रखिए, इसको आराम सॉल्व कीजिए। यू आर वाचिंग आईएएस सिंप्लीफाइड एंड लेट्स सिंप्लीफाई सीसेट फॉर योर यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। थैंक यू।